मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का नाम लेते ही हम गौरव का अनुभव करते हैं कि आज से 2300 साल पहले एक राष्ट्रीय सोच, एक विस्तृत सोच का भारत में साम्राज्य विद्यमान था, जो न केवल क्षेत्र की दृष्टि से बहुत विस्तृत था, अपितु एक सांगठनिक प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था और लंबे समय तक वही आधार बना रहा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को माध्यम बनाकर मगध को पर विजय प्राप्त की और मगध को एक साम्राज्य का स्वरूप दिया। With the help of Chanakya and with the supervision and guidance of Chanakya, Chandragupta Maurya captured Magad and provided it empirical form and give its status of empire, which was not expanded in only in territory, but it had well organized administrative system, political system. यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों को लेता हुआ, पाकिस्तान के क्षेत्रों को लेता हुआ, जम्मू कश्मीर से सुदूर दक्षिण के कुछ छोटे से भाग को छोड़कर पूरे भारत में विस्तृत था। उत्तर पूर्व के वर्तमान कुछ राज्यों की सीमाएं उसमें नहीं आती थी। इतने बड़े साम्राज्य का एक राजतंत्री स्वरूप बनाना और उस राजतंत्री स्वरूप में एक सांगठनिक स्वरूप देना चाणक्य के मस्तिष्क की उपज थी। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, राजा के बाद मंत्रिण का स्थान पर मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, विभिन्न विभागों के अध्यक्षों की व्यवस्था, तीर्थ की व्यवस्था, साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन, प्रांतों का अन्य इकाइयों, विषयों के बाद भी अन्य इकाइयों में विभाजन और ग्राम स्तर तक साम्राज्य का विभाजन, लगभग प्रत्येक स्तर पर सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, राजस्व की समुचित व्यवस्था, जन कल्याण की भावना, राजनीति पर धर्म का अंकुश, राजा की दिनचर्या में जनसामान्य की सेवा और कल्याण की भावना का निहित होना, यह सब हमें याद दिलाता है कि इस साम्राज्य की जो रूपरेखा थी, इस साम्राज्य की जो संरचना थी, वह यूरोप के, यूनान के नगर राज्यों, छोटे छोटे नगर राज्यों की अपेक्षा या रोमन साम्राज्य की अपेक्षा अधिक समावेशी, अधिक कल्याणकारी और अधिक जनोन्मुख थे। इस साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, बड़ी बड़ी विजयें करके। बिंदुसार ने उसको सजोया और अशोक ने इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्ता दिलाई अपने विचारों से, अपने धम्म के विचारों से।
हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि 2200 साल 2300 साल पहले भी अशोक ने युद्ध के स्थान पर धम्म विजय की बात की। उसने किसी को मूल्यों के आधार पर अधीन करने की बात की, न कि तलवार के बल पर। यह है अशोक का धम्म। अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे। उसके धम्म में तत्कालीन ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सभी के का सार निहित था। उसके धर्म में अहिंसा, सत्य, मृदुता, साधुता के तत्व विद्यमान थे। यही नहीं, राजतंत्र में भी सहिष्णुता, उदारता और धर्मनिरपेक्षता के तत्व उस समय विद्यमान थे। मौर्य साम्राज्य का जो 100-150 साल का गोल्डन पीरियड रहा, अशोक के समय तक का, लगभग 322 बीसी से 232-33 बीसी तक का, लगभग 110 साल का वह गोल्डन पीरियड माना जा सकता है। यदि उस आधार पर आगे भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था बढ़ी होती तो संभवतः विदेशी आक्रमणकारियों के कारण जो छिन्न भिन्न की स्थिति आई वो न होती। फिर भी इस सांगठनिक प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप इतना सुदृढ़ रहा कि आगे चलकर अन्य राजतंत्री व्यवस्थाओं में इसको आत्मसात किया गया। चाहे इसका सप्तांग सिद्धांत हो, चाहे पदाधिकारियों की व्यवस्था हो, चाहे राजस्व व्यवस्था हो, चाहे राजा के कर्तव्य की बात हो, इन सब को अच्छे शासकों ने आत्मसात किया और प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य का जो प्रभाव रहा वह पूरी तरह से परिलक्षित होता है। और आज भी जब हम राष्ट्रीय राज्य की बात करते हैं, चाहे मुगल सम्राट अकबर ने राष्ट्रीय राज्य की बात की तो उसने भी वही चाणक्य चंद्रगुप्त द्वारा निर्मित भारतीय भूक्षेत्र को अपना दावा किया। और फिर जब गांधी, नेहरू, पटेल ने इस बात की कल्पना की कि भारत कैसा हो, तब भी उसी भूक्षेत्र की कल्पना की कि ये भारत विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए। थैंक यू।